हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई बिगिनिंग क्या है? आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी। और इसका नाम है, पहली जो बुक है इसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब जब से भारत हमारा आज़ाद हुआ है, आज़ाद का हुआ था 1947, तब से लेके अब तक हमारे देश में क्या पॉलिटिक्स चलती आ रही है, इस सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है द चैलेंजेस बिफोर नेशन बिल्डिंग। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 1947 में, जब आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। तो एक चीज़ मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसमें हम थोड़े बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें बुक से हटकर भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट है वो अच्छे हो सकें, मजबूत हो सकें। ठीक है, और बाकी रही बात आपके सिलेबस के हिसाब से, 12th के सिलेबस तो हम पूरा की पूरा कवर करेंगे ही करेंगे। ये जो स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, या कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चैप्टर जो है अभी पार्ट बाई पार्ट आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक ही साथ सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन लेंदी भी चलेंगे, और ऐसा नहीं है कि पूरा की पूरा चैप्टर एक ही घंटे में खत्म हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। चीज़ों को हम आराम से डिस्कस करेंगे, जितना भी समय लगे वो समय पर छोड़ देते हैं, हमें भी नहीं पता कितना समय लगेगा, बट अब स्टार्ट करते हैं इसको। और आज शुरुआत का बड़ा अच्छा दिन है, और मैं आप सब लोगों को नई साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लक्की एजुकेशन की पूरी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं पूरे देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए 2021 एक वरदान की तरह साबित हो, और जो कोरोना महामारी चल रही है ये पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारी बुक की, और बुक में 9 चैप्टर दे रखे हैं। पहला चैप्टर है चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, इसी को हम शुरुआत करने वाले हैं, बाकी फिर इनको बाद में एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग मतलब हमारा जो देश बना था उस समय हमारे देश के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। तो मेनली अगर मैं बताऊं, यहाँ पर बता भी रखा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कई दशकों के बाद, कई सालों के संघर्ष के बाद, आपको पता आज़ादी का संघर्ष चला था। ब्रिटिशर्स आए थे 1600 के बाद, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, 1600 के बाद की बात कर रहा हूँ। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया था। ट्रेड करने के साथ साथ धीरे धीरे उसने टेरिटरी को भी कब्जे में करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे यहाँ की जितनी भी टेरिटरी थी अपना, उन पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ज़्यादा हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगा। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल भारत का हाथ में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारतीय लोगों का शोषण करना स्टार्ट किया, तो आपको देखने को मिलेगा 1857 में भारतीय लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, संघर्ष भी किया था। 1857 की रिवोल्ट भी हुई थी, और 1857 की रिवोल्ट इतनी भयानक थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर होकर किसको चलेगी, ब्रिटिशर्स को चलेगी। और आपको पता होगा 1857 से 1947 के बीच में जो शासन चला था उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश राज, या ब्रिटिश रूल के नाम से जानते हैं। और फिर फाइनली 1947 में बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, कई सालों के स्ट्रगल के बाद, कई सारी शहादतों के बाद, कई सारे बलिदानों के बाद हमें आज़ादी देखने को मिलती है। तो हिस्ट्री का पार्ट तो हम डिस्कस डेफिनेटली ज़्यादा नहीं करेंगे, बट देखो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, आप मतलब चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, बहुत लंबे समय के बाद हमें आज़ादी मिलती है। और आज़ादी कब मिलती है? 1947 में हमें आज़ादी मिली। मगर ये जो आज़ादी मिली थी, इस आज़ादी के मिलते ही इंडिया बिल्कुल एक नया कंट्री की तरह बॉर्न हुआ था, न्यू बॉर्न बेबी की तरह था। तो इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस था पहला पार्टीशन। आपको पता है भारत जैसे ही आज़ाद हुआ था तभी अंग्रेज़ों ने भारत का पार्टीशन कर दिया। नॉट ओनली अंग्रेज़ों ने, कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें मतलब मुस्लिम्स के लिए सेपरेट देश होना चाहिए, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना नाम आगे आता है। तो इंडिया का पार्टीशन हो गया, और इंडिया दो भागों में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दूसरा बड़ा चैलेंजेस था इंटीग्रेशन मतलब यूनिफिकेशन। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। इन सारे 565 प्रिंसली स्टेट्स को एक भारत में मर्ज करना, यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना, इट वाज सच ए ह्यूज टास्क। और इस टास्क को कंप्लीट करते हैं हमारे भारत के पहले डिप्टी पीएम, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कोई आसान काम नहीं था, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा बहुत बड़ा जो चैलेंज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो है रीऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो आपको पता है भारत में कई प्रकार के कल्चर्स थे, बहुत प्रकार की डाइवर्स पॉपुलेशन रहा करती थी यहाँ पे। और
बहुत सारी जो डाइवर्सिटी थी इसको अकोमोडेट करना, इसको एक रूप में एक धागे में पिरोए रखना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो डिमांड उठने लगी किसकी, न्यू स्टेट्स बनाने की, कि नए नए स्टेट्स क्रिएट किए जाएँ, इसकी डिमांड उठने लगी। तो आपने देखा भी होगा आज़ादी के बाद जब 1956 में एक कमीशन बने था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके आधार पर मतलब स्टेट्स को क्या किया गया था, बांटा गया था। तो आपको पता है अलग अलग जगह पर अलग अलग डिमांड उठने लगी थी। जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दूं, आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बनाया गया था भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर बंटने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश था। पहले एक स्टेट हुआ करता था मद्रास में दोनों प्रकार के लोग रहा करते थे, तेलुगु बोलने वाले और तमिल बोलने वाले। तो तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया, तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु बना दिया था। ऐसे ही एक स्टेट हुआ करता था बॉम्बे स्टेट, तो बॉम्बे स्टेट में भी ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग थे। कुछ लोग मराठी भाषा बोलते थे, कुछ लोग गुजराती भाषा बोलते थे। तो गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बना दिया गया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। तो कुल मिला की बात है रीऑर्गेनाइजेशन, अब भारत के अंदर ही रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग स्टेट्स डिमांड करने लगे कि यार हमें अलग करो, हमें अलग करो और हमें अलग करो। तो यही चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आप ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम 3 मेजर चैलेंज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्टीशन का दर्द, ठीक है, जो भारत का बंटवारा हुआ था। फिर जो 565 प्रिंसिपल स्टेट्स थे उनको कैसे एक किया जाएगा उसको हम देखेंगे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल है। और फिर हम देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन। तो 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ये आज़ादी को जो टाइम था 1947 की, यहाँ पे तस्वीर दिखा रखी है कि 1947 के समय भारत की क्या हालत थी। ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये जो कलर दिखा रखा है ऑरेंज कलर, ये अपना भारत है, प्यारा भारत है। और ये जो पाकिस्तान, देखो आज़ादी के समय ध्यान रखना आप, ये चीज़ आपको पूरे 12th क्लास के दौरान याद रखनी है। जब देश आज़ाद हुआ था तो 2 पाकिस्तान बने थे। एक तो ये वाला पाकिस्तान था जिसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। देखो बांग्लादेश का यहाँ पे जो बंगाल था उसका आपको पता है विभाजन हो चुका था, पार्टीशन हो चुका था। एक तो था वेस्ट बंगाल और एक था ईस्ट बंगाल, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल को ही क्या बना दिया गया था, ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था जब भारत आज़ाद हुआ था। और एक पाकिस्तान जो आज की डेट में है इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भारत देश आज़ाद हुआ था एक तो था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। यही ईस्ट पाकिस्तान 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, यही ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश कब बना, 1971 में बना। कैसे बना था, यहाँ पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में, इंडिया पाक वॉर हुआ था जिसमें भारत जीत गया था। और पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बांग्लादेश में, ठीक है। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो 3 जगह ऐसी थी, 3 स्टेट ऐसे हुआ करते थे प्रिंसिपल स्टेट जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया कि हम ना तो पाकिस्तान में जा रहे हो ना ही भारत में। तो वो थे, एक तो हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर। इन तीनों ने ही मिलने से मना कर दिया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जिसमें हैदराबाद को 1948 में मर्ज किया जाएगा, कश्मीर को भी बाद में मर्ज किया जाता है और 1948 में ही। और इसके बाद यहाँ पे कश्मीर की डेट तो नहीं है मगर इसको आप लिख लेना, इसकी 1948 नहीं, सॉरी 26 अक्टूबर 1947 कश्मीर कब मिला था, 26 अक्टूबर 1947 में भारत में मिल गया था। और जूनागढ़ भी 1948 में भारत में मिल चुका था। तो 1948 में तो जूनागढ़ और हैदराबाद मिले थे और कश्मीर मिल गया था 26 अक्टूबर 1947। तो ध्यान देना, ये 3 स्टेट थे जिन्होंने मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था तो इन तीनों ने भारत में मिलने से मना कर दिया था। तो आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से स्टेट थे जिन्होंने मिलने से मना कर दिया था। तो कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ठीक है ना। बाकी पाकिस्तान कितने थे, 2, एक तो वेस्ट पाकिस्तान जिसको आज की डेट में पाकिस्तान बोलते हैं और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज की डेट में बांग्लादेश बोलते हैं। और बांग्लादेश कब बना था, 1971 में बना था। किस दौरान बना था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, ठीक है। बाकी यहाँ की बात करें पौंडीचेरी में फ्रांस वालों का कब्जा था और फ्रांस से इसको मुक्ति दिलाई हमने कब, 1954 में। तो ध्यान देना 1954 में पौंडीचेरी भारत का पार्ट बना था। गोवा जिस पर पोर्चुगीज रूल करते थे, पुर्तगाली रूल करते थे, गोवा भारत में मिलता है 1961 में, सबसे लास्ट में जाके गोवा भारत में मिलता है, ठीक है। दमन दीव 1961 में मिल जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। दादरा नगर हवेली ये 1954 में भारत में मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें। और सिक्किम भारत का पार्ट बनता है, मर्ज होता है भारत में 1975 में, सिक्किम मर्ज होता है भारत में, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर देखी हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है।
तो 1947 15 अगस्त 1947 का थोड़ा सा ये नज़ारा है। नज़ारा यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको आप ध्यान रखना, चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहो। यहाँ पर एक मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चैलेंजेज बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद क्या क्या समस्याएं थी, हल्का हल्का हम ओवरव्यू देखते हैं और फिर चीज़ें बाकी तो हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंजेस था पार्टीशन। भारत क्या हो चुका था, भारत का पार्टीशन हो चुका था, भारत को दो भागों में बांट दिया गया था। आपने देखा होगा कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जाने लगे और कुछ पाकिस्तान से भारत जाने लगे थे। अब उनको पता ही नहीं था, रातों रात मतलब ये डिसीजन हो गया, तो लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा था। पार्टीशन इतना सिंपल नहीं था, आपको पता है इस समय पर सांप्रदायिक दंगे फैल चुके थे, कम्युनल वायलेंस हो चुका था। पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनको मुसलमान उनको मार रहे थे, और हिंदुस्तान में जो हिंदू थे वो मुसलमानों को यहाँ पर परसिक्यूट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। मार काट स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत भयंकर सिचुएशन थी। बहुत सारे लोग इस दौरान क्या करते हैं, रिफ्यूज लेते हैं। कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, कुछ पाकिस्तान से भारत में आते हैं, कुछ नहीं लाखों की संख्या में आते जाते हैं। फिर एक चैलेंजेस था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर 565 प्रिंसिपल स्टेट्स हुआ करते थे। इन 565 प्रिंसिपल स्टेट्स को एक करना, एक भारत में लाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। इस टास्क को पूरा करते हैं हमारे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पूरा करते हैं, ठीक है। और फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कुछ समय बाद ही भारत में नए नए स्टेट्स की डिमांड उठने लग गई कि हमें अलग करो, भाषा के आधार पर अलग करो और कहीं पर कल्चर के आधार पर अलग करो, ऐसे करके डिमांड उठने लग जाती है। तो ध्यान देना, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला जो स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश अलग हो जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऐसे करके नए नए स्टेट्स की बनने की डिमांड चलती रही और ये आज भी जारी है। आपको पता है आज की डेट में अभी भारत में 28 स्टेट्स हैं, पहले 29 हुआ करते थे। तो जो अपना यूनियन टेरिटरी था, जो अपना स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको 2019 में दो भागों में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको पता ही होगा। और कौन कौन सी दो हैं वो, एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दूसरा क्या है आपका लद्दाख है। तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में अपना जो है जम्मू कश्मीर डिवाइड हो चुका है, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों की दोनों क्या हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। और आपको पता है 29 जो अपना स्टेट बना था, मतलब इससे पहले की बात बता रहा हूँ, वो अपना तेलंगाना था। तेलंगाना अलग हुआ था किससे, आंध्र प्रदेश से। तो ऐसे करके स्टेट्स की मतलब डिमांड, ये तो हम आज़ादी के बाद की बात मैंने बहुत अब तक की बात कर दी। मतलब ये शुरुआत कब से हो चुकी थी, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था उसके कुछ समय बाद ही मतलब अलग होने की डिमांड उठने लग गई थी, और तब से लेकर आज तक चल रही है और ये चलती रहेगी, ठीक है। रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, एक ये भी बड़ा चैलेंज था। हमारे ज़्यादातर कंट्रीज के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे, सिर्फ दो ही कंट्री ऐसे थे जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत ख़राब होते हैं। एक तो बनता है हमारा पाकिस्तान और दूसरा चाइना। इनके दोनों के साथ हमारे बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिलेशन शुरुआत में भी थे, आज भी हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये चलते ही रहेंगे। और आपको पता है हम कई वॉर भी लड़ चुके हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी कई लड़ाई हो चुकी हैं। एक तो 1947 1948 में ही हमारा मतलब दंगे हो गए थे। फिर आपको पता है 1965 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। फिर आपको पता है 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। तो इतनी बार हम पाकिस्तान से भिड़ चुके हैं, और छोटी मोटी घटनाएं आपको देखने को मिलता होगा, LOC पर घटनाएं होती रहती हैं। एक बार इंडिया और चाइना की युद्ध भी हो चुका है, इंडिया चाइना वॉर, जिसमें इंडिया की हार हुई थी। कब हुआ था, 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ था। तो इन दो देशों के साथ हमारे रिलेशन बहुत ख़राब हैं, बाकी देशों के साथ फिर भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कोल्ड वॉर, जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले ही आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था। और आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में, और कब खत्म हुआ था, 1945 में। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था तो वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड हो जाता है, USA एंड USSR, दो भागों में डिवाइड हो जाता है वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो इन चीज़ों को धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स लेंगे सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आ जाएंगी, बिल्कुल टेंशन ना लो, अभी बस देखते चलो, सुनते चलो चीज़ों को, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये चीज़ें आपको बार बार रिपीट होंगी, और जब चीज़ें बार बार रिपीट होती है ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। अभी बिल्कुल ये मत देखना कि किताब में क्या है, अभी बेसिक्स जितने ज़्यादा आपके माइंड में आ जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड होता है, USA एंड USSR। अब इन दोनों देशों के बीच में कौन से USA एंड USSR के बीच में क्या हो जाती है, एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1945 में और लगभग चलता है 1991 तक। 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। अब इस सिचुएशन में भारत किसके साथ जाए, भारत USA के साथ जाए
या यूएसएसआर के साथ जाए, ये बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो हालांकि भारत ने डिसाइड किया कि ना तो वो यूएसए के साथ जाएगा और ना ही यूएसएसआर के साथ जाएगा, वो एक अलग से ग्रुप बनाएगा। और अलग से ग्रुप कौन सा बना था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो भारत ने एक पॉलिसी बनाई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी बनाई थी कि वो ना तो यूएसए के साथ अलाइन होगा ना ही यूएसएसआर। और आपको पता है नेम का गठन होता है, नेम बनता है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी भारत ने फॉलो की थी। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बहुत बड़ा चैलेंज था कि देश का डेवलपमेंट कैसे करें। अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए थे तो अंग्रेज भारत को बिल्कुल चूस कर चले गए थे। भारत की बहुत ही बुरी क्या कर दी थी, हालत कर दी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, इतनी बुरी हालत कर दी थी, आप समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हालत कर दी थी खराब। और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। आपको पता है अंग्रेज जब भारत में मतलब नहीं आए थे, उससे पहले भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे। आपको पता होगा सोने की चिड़िया भारत को बोला जाता था, मगर जब गए तो पूरा की पूरा यहाँ से लूट कर ले गए थे। तो अब भारत को दोबारा से ऊपर उठाना बहुत बड़ा चैलेंज था। गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग करनी थी कंट्री की, डेवलपमेंट करना था, इंडस्ट्रीज लगानी थी, पैसा था नहीं, ऊपर से हमारे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं। पहली बार हमारे हाथ में सरकार आई थी, पहली बार हमारे हाथ में डेमोक्रेसी आई थी, कैसे डेमोक्रेसी चलाई जाती है, कैसे इलेक्शन कराए जाते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। जस्ट लाइक ए न्यूबॉर्न बेबी ऐसे थे। और ऐसे में हमारे सामने चैलेंजेस का मतलब पहाड़ टूट गया था। तो ऐसे में बहुत ही बड़ा मतलब वाकई में मतलब ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था इस समय हमारी जो लीडरशिप थी उसके सामने, कि कैसे प्लानिंग करें क्या ना करें। आपको पता है प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है। जो प्लानिंग कमीशन क्या बनाता था, 5 ईयर प्लान्स बनाता था। तो पहले 5 ईयर प्लान्स चलते थे। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक चैलेंज थी किसके सामने, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न कंट्री इंडिया के सामने। थोड़ी सी हम जान लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सामने। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत को अंग्रेजों ने जो आज़ाद किया था ना, उसको भी एक एक्ट बना के आज़ाद किया। भारत ने अपनी इंग्लैंड ने अपनी पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट को पास करके भारत को क्या किया था, आज़ाद किया था। तो ध्यान देना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था इसको रॉयल असेंट मिलती है, और मतलब वहाँ की इंग्लैंड की जो महारानी थी या किंग थे उनके मतलब असेंट मिलती है, स्वीकृति मिलती है। और ये एक्ट फोर्स में आता है 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसके बाद एक माउंटबेटन प्लान आया था। आपको पता है भारत में माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंडिपेंडेंस ऑफ एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो आज़ादी मिली थी वो इसी माउंटबेटन प्लान के आधार पर मिली थी, और भारत का पार्टीशन भी इसी माउंटबेटन प्लान के आधार पर हुआ था। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये एक इसको मतलब एक एक्ट है किसका, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है। और इसी एक्ट के तहत भारत 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था। तो आप तो बस इतना सा ध्यान रखना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, इसी एक्ट के आधार पर भारत 2 भागों में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। एज पर द माउंटबेटन प्लान इंडिया वुड बी पार्टीशन। अब जो माउंटबेटन प्लान आया था उसके अनुसार इंडिया को भारत और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना, भारत में जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, भारत में जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, वहाँ पर अंग्रेज़ों की जो सुजेरेंटी थी, मतलब अंग्रेज़ों की जो सॉवरेंटी थी, वो क्या कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। अब प्रिंसली स्टेट्स को आज़ाद कर दिया गया, कि बोल दिया गया अब अंग्रेजी अधिकार आपके यहाँ पे नहीं रहेगा, अंग्रेज़ों का आपके पास कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, आप जो हैं पूरी तरह से आज़ाद हैं। आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो आज़ाद रह सकते हो, इंडिपेंडेंट रह सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर कितनी बहुत घटिया मतलब इन्होंने हरकत की थी। जो 565 के समथिंग जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उनको अंग्रेज क्या बोलते हैं कि आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो इंडिपेंडेंट देश का निर्माण कर सकते हो। बताओ, मतलब भारत को जाते जाते भी अंग्रेज तोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे। ये अंग्रेजों ने कहा किसको, प्रिंसली स्टेट्स को, कि अब आप पूरी तरह से आज़ाद हो, हमारा आपके पास आपके ऊपर कोई हक नहीं है, हम आप जितने भी हमारा मतलब जो शासन वासन है, जितने भी हमारे मतलब नियम से हम सारे वापस लेते हैं, अब आप पूरी तरह से हमसे आज़ाद हो। तो आप चाहो तो इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करो, और चाहो तो आज़ाद रह सकते हो। ठीक है, इसी के तहत
पाकिस्तान आपको पता है 14 अगस्त को आज़ाद हो जाता है और हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद होता है। तो पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इधर का जो पाकिस्तान था उसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसको हम बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान, जो कि 1971 में क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं उस समय पर। और उस समय पर श्रीलंका का नाम हुआ करता था सिलोन, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कैबिनेट की थोड़ी सी बात करें, उस समय कैबिनेट में कौन कौन हुआ करते थे, थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो उस समय कैबिनेट की बात करें तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और ये चीज़ ध्यान रखना, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी यही थे, मतलब हमारे जो विदेश मंत्री थे वो भी यही थे, एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब। और कॉमनवेल्थ रिलेशंस और साइंटिफिक रिसर्च ये सब जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये डिप्टी पीएम बने थे, भारत के पहले डिप्टी पीएम बने थे। होम मिनिस्ट्री इनके अंडर में थी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनके स्टेट्स में थी और प्रिंसली स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट था वो भी इनके अंडर में ही था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी प्रेसिडेंट नहीं बने, 1947 में नहीं बने थे, प्रेसिडेंट 1950 में बनते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बनते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनते हैं। सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं। श्री जगजीवन राम ये लेबर मिनिस्टर बनते हैं। और CH भाभा ये कॉमर्स मिनिस्टर बनते हैं। रफ़ी अहमद किडवई ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनते हैं। राजकुमारी अमृत कौर मतलब महिला भी थी, ध्यान रखना कैबिनेट में, ये हेल्थ मिनिस्टर बनती है राजकुमारी अमृत कौर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उनको लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है। और श्री आर के षणमुगम चेट्टी ये फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्टर बनते हैं। और श्री NV गडगिल ये वर्क माइंस और पावर मिनिस्टर बनते हैं। तो ये एक बार अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हो कि पहले जो हमारा 1947 का जो कैबिनेट बना था तो कैबिनेट में कौन कौन मंत्री थे, क्या क्या थे। इसमें स्पेशली आपको 2-4 तो बिल्कुल अच्छी तरह रट लेने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी पीएम और इनको होम मिनिस्ट्री भी इनको दे रखी थी। और जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते और एक्सटर्नल अफेयर्स भी इनके अंडर में आता था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम थोड़ी सी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले जस्ट हमने एक आइडिया ले लिया कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या क्या चैलेंजेस थे। ऑब्वियसली 3 चैलेंजेस बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। पहला था पार्टीशन वाला चैलेंज, दूसरा था इंटीग्रेशन वाला चैलेंज, तीसरा था रीऑर्गेनाइजेशन वाला चैलेंज। तो PRI ध्यान देना, 3 चैलेंजेस बहुत बहुत बड़े हैं, पार्टीशन, रीऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन वाले चैलेंजेस। बाकी तो इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हुआ करते थे, ठीक है। तो एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। तो 14-15 अगस्त की जो रात थी, मिडनाइट थी, जैसे आज 14 अगस्त है, 12 बजते ही 15 अगस्त आ जाएगा, तो 14-15 की जो मिडनाइट थी उसी समय पर भारत को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। और इसी समय लाल किले से रेड फोर्ट दिल्ली से 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था, भाषण दिया था। और तब से एक परंपरा बनती आ रही है कि हर 15 अगस्त पर भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से, रेड फोर्ट से क्या देते हैं, अपने भाषण देते हुए आए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आज़ाद भारत के, उन्होंने यहाँ पर मतलब जनता को संबोधित किया। एक यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसी समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी क्या किया था, संबोधित किया था, भाषण दिया था। ध्यान देना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको अब बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है। तो देखो, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ध्यान देना, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। और ये मिशन आया था 1946 में, 24 मार्च 1946 में आया था। और इस मिशन ने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक कैबिनेट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो ये जो कैबिनेट असेंबली बनी थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, ये बनी थी ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। और इसका काम था भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। और इसने 1946 से लेकर 26 नवंबर
1949 के बीच में भारत के संविधान का निर्माण कर दिया था। मतलब दिसंबर 1946 से इसका काम स्टार्ट होता है और 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान का काम पूरा कर दिया। और आपको पता होगा भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, इतने समय में भारत का संविधान बन चुका था। तो ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ध्यान देना, ठीक है। ओके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी क्या किया था, एड्रेस किया था। और साथ के साथ में इन्होंने जो स्पीच दी थी, उस फेमस स्पीच को बोला जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के नाम से जाना जाता है। और ये एक मूवमेंट था जिसका इंतजार हमारे भारतीय लोग वर्षों से करते आ रहे थे। तो आज़ाद भारत का पहला मतलब भाषण दिया जा रहा है। सोचो कितना खुशी का पल होगा उस समय, भारतीयों के मन में कितनी उमंग चल रही होगी, कितनी लहरें चल रही होंगी, क्योंकि इस दिन के लिए भारतीय लोग कितने सालों से इंतजार कर रहे आ रहे थे। क्योंकि अंग्रेजों से पहले यहाँ पर मुगल्स रूल करते थे, ठीक है। मुगल्स की ख़त्म होती तो अंग्रेजों ने तो बहुत बुरी हालत कर दी थी, इतना ज़्यादा शोषण किया था, इतना ज़्यादा शोषण किया था भारतीयों का, पूछो मत, हालत ख़राब कर दी थी। अब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इतना शोषण हो चुका था, बहुत परेशान हो चुके थे अंग्रेजों से। बहुत सारे लोगों ने भारत को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दिया था। और सोचो जब इतने लंबे संघर्ष के बाद जब हमें आज़ादी मिलती है तो उसका क्या मतलब मज़ा आएगा, वो तो अलग ही बात है। और अब सबसे बड़ी खास बात क्या है, अब भारत का गवर्नमेंट, अब भारत को गवर्न करने की जो पावर है किस्म के हाथ में आ गई है, भारतीयों के हाथ में आ गई है। और अब भारत में आ गई है डेमोक्रेसी। क्या आ गई है, डेमोक्रेसी आ गई है। ये एक नई गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी के बारे में पता होगा आपको। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, इसकी एक पॉपुलर डेफिनेशन आपने सुन रखी होगी अब्राहम लिंकन वाली, कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसमें लोग होते हैं, लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा ही इलेक्ट की जाती है और लोगों के लिए ही वो शासन करती है। तो पहली बार डेमोक्रेसी हमारे हाथ में आई थी। तो इस डेमोक्रेसी को रन करना, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कटिंग भी दे रखी है द हिंदुस्तान टाइम्स की, कि एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 200 साल पुराना जो अंग्रेजों का जो रूल था वो भारत में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये मतलब कटिंग आप देख सकते हो उस समय की है। और यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री, यहाँ पर इन्होंने एक स्पीच में कुछ स्टार्टिंग की लाइन्स हैं, इनको मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम व्हेन वी शैल रिडीम our plea at the stroke of midnight hour when the world sleeps India will awake of life and freedom। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इसकी हिंदी यहाँ पे, कई साल पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं, पूरी तरह ना सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के स्ट्रोक के समय जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। मतलब बहुत साल पहले हमने मतलब एक कसम खाई थी, हमने अपने भाग्य से एक वादा किया था कि हम भारत को क्या करेंगे, आज़ाद दिलाएंगे। और भारत अब क्या हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। अब समय आ गया है कि अब हमने जो वादा किया था कि भारत को आज़ाद दिलाकर यहाँ पर मतलब एक अपना खुद का शासन इस्टेब्लिश करेंगे और विदेशी शासन से मुक्त करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी लाएंगे, यहाँ पे सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे। ये चीज़ें निभाने का क्या आ चुका है, अब समय आ चुका है। पूरा नहीं तो कुछ हद तक तो हम अपने वादों को यहाँ पर फुलफिल करेंगे। गांधी जी की भी यहाँ पर एक मतलब वो बता रखी है। गांधी जी ने 14 अगस्त 1947 को कलकत्ता में क्या कहा था, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन। कल हम अंग्रेज़ों की जो स्लेवरी है, गुलामी है, उससे हम क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। बट एट द मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन। मगर आधी रात को 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को भारत का क्या कर दिया जाएगा, बंटवारा कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसको बांट दिया जाएगा। टुमारो, इसलिए टुमारो विल दस बी डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज माउरिंग। मतलब कल का जो दिन होगा, 15 अगस्त का दो दिन होगा, वो खुशी का दिन भी होगा और गम का दिन भी होगा। खुशी का दिन इसलिए होगा कि भारत क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, और गम का दिन ये होगा कि भारत का क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, हमारा हिस्सा कुछ पाकिस्तान के रूप में जन्म ले लेगा। ये बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम बुक की शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं बुक में और भी क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन।
देखो, देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। जब भारत आज़ाद हो चुका था तो दो गोल्स थे, दो लक्ष्य थे जिस पर सभी क्या हो चुके थे, राजी हो चुके थे कि हमें इन दो गोल्स की प्राप्ति करनी है, दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला गोल क्या था, वन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन अवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम अपने देश को चलाएंगे किसके थ्रू, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू। पहला मतलब जो गोल था जिस पर सभी राजी हो गए थे, पहला लक्ष्य यही था कि भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पर डेमोक्रेसी हो, और डेमोक्रेसी तो खैर हमने अडॉप्ट कर ही ली थी, और डेमोक्रेटिक कंट्री के थ्रू ही चलाएंगे। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कई सारे फीचर्स होते हैं। जस्ट पहली बात तो जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, मतलब कानून सबके लिए बराबर होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में राइट टू वोट होता है, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है। पावर, अब देखो डेमोक्रेसी में आपको पता है पावर शेयर्ड होती है, अलग अलग ऑर्गन्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर शेयर्ड होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूलर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कहते होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। मतलब जो रूल करेगा वो रूल करने वाले लोग कैसे होते हैं, इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट गोल निर्धारित किया गया था ये था कि भारत को अब हम कैसे रन करेंगे, डेमोक्रेसी से रन करेंगे। हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर काम करेगी। पहले आपको पता है डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन रूल चलता था, किसका, अंग्रेजों का रूल चलता था। दूसरा गोल ये था कि द गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। अब देखो दूसरा ये था कि भारत की जो गवर्नमेंट होगी सभी के लिए अच्छा काम करेगी, सभी का वेलफेयर करेगी, सभी का वेलफेयर करना ये इन्होंने गोल रखा। स्पेशली पुअर्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप कई सालों से पिछड़े हुए हैं, तो इनके अपलिफ्टमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो आपको पता होगा इनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम भी किया गया था, टेम्परेरी, कि टेम्परेरी इनको रिजर्वेशन देते हैं और इनका अपलिफ्टमेंट करते हैं। अच्छा, अब भारत देश आज़ाद तो हो चुका था, द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। अब ऐसा टाइम आ चुका था कि जो हमने प्रॉमिस किया था फ्रीडम का, अब उसको रियलाइज करें, अब उसको जिएं। जब हम देश आज़ाद हो चुका है तो अब इसको, अब आज़ादी को जीने का वक्त आ चुका था। दिस वाज नॉट गोइंग टू बी जी। अब हम आज़ाद तो हो चुके थे, मगर इतना आसान नहीं था कि अब चीज़ें हमारे सामने बहुत आसान होंगी। वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चैलेंजेज भारत के सामने थे। इंडिया वाज बोर्न इन वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। भारत जो आज़ाद हुआ था बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में या बहुत ही डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था। ठीक है, अब डिफ़िकल्ट परिस्थितियां क्या थी आपको पता ही है। उस समय भारत का पार्टीशन हो चुका था, उस समय भारत में पार्टीशन के साथ साथ कई सारे स्टेट्स को रिस्ट्रक्चर करना था। उसी समय आपको पता है भारत और पाकिस्तान के जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के दौरान रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाती है, लाखों लोग पाकिस्तान से भारत में आने लगते हैं, मारकाट हो जाती है, कम्युनल वायलेंस हो जाते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन का जुगाड़ करना, साथ के साथ में डेवलपमेंट करना, मतलब शुरुआत में बहुत सारे क्या थे, चैलेंजेस थे। और परहैप्स नो अदर कंट्री बाई देन वॉज बोर्न इन सिचुएशन मोर डिफिकल्ट दैन दैट ऑफ इंडिया इन 1947। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब 1947 में भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो ऐसी बुरी सिचुएशन में शायद उस समय और कोई कंट्री पैदा हुआ हो, या शायद कोई ऐसा कंट्री आज़ाद हुआ हो जितनी बुरी कंडीशन में भारत आज़ाद हुआ था। तो हमें आज़ादी तो मिल गई थी, मगर दुख की बात यह कि भारत का क्या हो चुका था, पार्टीशन हो चुका था। तो 1947 का जो ईयर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ईयर को बोला जाता है कि अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो 1947 का जो ईयर था बहुत ही ज़्यादा इस समय वायलेंस हुआ था पार्टीशन के वजह से, और डिस्प्लेसमेंट हुआ था। लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे और हिंदुस्तान से क्या जा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों की यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो 1947 का जो ईयर है बहुत ही खतरनाक ईयर है। बहुत ही खतरनाक ईयर इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ था, मारकाट हो चुकी थी और डिस्प्लेसमेंट हुआ था। बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होने लगते हैं, पाकिस्तान से हिंदू लोग डिस्प्लेस होने लगते हैं और हिंदुस्तान से मुस्लिम। हालांकि ऐसा नहीं है, मुस्लिम आज की डेट में भारत में बहुत सारे हैं। तो हम आज भी, मतलब आपको पता है भारत कैसा कंट्री है, सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब है जहाँ पे हर धर्म के लोग रह सकते हैं, ठीक है ना।
It was this situation that independent India started on its journey to achieve several objectives. अब इस सिचुएशन के साथ हमारा जो भारत था वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और टारगेट बनाता है कि हमको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं. Yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight ऑफ द मल्टीपल चैलेंजेस दैट फेस्ड द न्यू नेशन. अब देखो भारत के सामने कितने सारे चैलेंजेस थे, भारत के सामने इतने सारे चैलेंजेस होते हुए भी आज़ादी के समय पर फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी उथल पुथल हुई, फिर भी हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो नेता थे, उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटका कि भारत के सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं. फिर भी उन्होंने इनको ब्रेवरी के साथ, बहुत बहादुरता के साथ इनका सामना किया और आगे बढ़े. ठीक है, अब हमारे यहाँ पर बुक में 3 मेन चैलेंजेज की बात की जा रही है कि आज़ादी के समय 3 मेन चैलेंजेज हुआ करते थे. सबसे पहला चैलेंजेस था टू सेव द नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन अवर सोसाइटी. पहला चैलेंज ये था कि भारत को क्या रखना, यूनाइट रखना. क्या रखना, यूनाइट रखना. भारत को एक रखना सबसे बड़ा चैलेंज था. अब ऐसी क्यों कही जा रही है यहाँ पर बात, क्योंकि आपको पता है इंडिया में, आपको पता है इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया को कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंट्री. हमारे यहाँ पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है, फिर भी भारत क्या है, एक है. तो उस समय हमें थोड़ी पता था, उस समय तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो ये डाइवर्सिटी है ना, ज़्यादा डाइवर्सिटी, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है. अब डाइवर्सिटी क्या, हमारे यहाँ पे आपको पता है डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं. साउथ का कल्चर अलग है, ईस्ट का कल्चर अलग है, वेस्ट का कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, सेंटर का कल्चर अलग है, जगह जगह पर बोली भाषा अलग है. इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक रखना, एक धागों में पिरोए रखना, ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे मतलब इतनी सारी विविधताओं को एक रखें. ठीक है, तो एकता के सूत्र में पिरोए रखना सारी चीज़ों को, ये बहुत बड़ा चैलेंज था. दूसरा, पहली बार भारत में डेमोक्रेसी आई थी, तो इस डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, भारत को डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चलाना वाकई में इट वाज ए रियली बिग चैलेंज, क्योंकि भारत को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे डेमोक्रेटिक सरकार चलती है, कैसे इलेक्शंस कराए जाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था. टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी नॉट ओनली फॉर सम सेक्शंस. तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत में जितनी भी सोसाइटी हैं, जितने भी लोग हैं, सभी सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जाएगा, सभी के वेलबींग पर ध्यान दिया जाएगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोगों पर, कुछ ही ग्रुप्स पर, कुछ ही सेक्शंस पर ध्यान दिया जाए, मतलब सबका साथ, सबका विकास यहाँ पर करना था. ये चीज़ मतलब 3 बड़े चैलेंजेस थे. ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपनी बुक में दे भी रखा है. पहला चैलेंजेस तो यही था जो मैंने अभी बताया था कि द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज वाज टू सेव ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन अवर सोसाइटी. तो पहला चैलेंज यही था कि देश को यूनाइट रखना. अब आपको पता है सबसे पहले तो जो 565 स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट थे, इनको क्या किया गया था, एक किया गया था. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इनको एक किया गया था. बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, बहुत सब जगह पर अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती थी. तो ये वाकई में चैलेंज था. इंडिया बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंटल साइज का कंट्री था, मतलब कॉन्टिनेंट के बराबर जिसका साइज हो ऐसा कंट्री था. और आपको पता है भारत को सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता था, और यहाँ पर बोला जाता है, और यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है. तो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इसको एक रखना, ये चैलेंजेस था. ठीक है, इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलोड डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन. भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं भारत में, अलग अलग रिलीजन्स हैं. तो इन सब को एक रख पाना ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था. एट दैट टाइम it was widely believed that country of full of such kind of diversity could not remain together for a long time. मतलब उस समय पर ऐसा कहा जाता था कि भारत में इतनी सारी मतलब क्या पाई जाती है, इतनी सारी विविधता पाई जाती है, इतनी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है. अब क्या इसको एक रखा, मतलब क्या ये लंबे समय तक टिक पाएगा, क्या मतलब भारत लंबे दिनों तक एकजुट रह सकता है. ये ऐसा लोग कहते थे कि शायद ऐसा मुश्किल होगा, भारत मतलब लंबे समय तक टिक ना पाएगा. मगर देखो हम तो टिके हुए हैं और टिके रहेंगे. ठीक है, ऐसा मानते थे उस समय पर.
ठीक है। द पार्टीशन ऑफ कंट्री अपियर टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर्स। तो भारत का जब विभाजन हुआ था तो विभाजन के समय लोगों में जो ये शंका थी ना, कि लोगों के मन में ये डाउट था क्या भारत लंबे समय तक एक रह पाएगा, ये जो शंका थी ये सच साबित हो गई कि यार हाँ वाकई में हम सही कह रहे थे कि भारत एक नहीं रह पाएगा। क्योंकि 1947 में ही भारत क्या हो चुका था, भारत का पार्टीशन हो चुका था धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सेपरेट कंट्री बनाया जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, हालांकि इसके बाद भी और समस्या रही, मगर फिर भी हमने अपनी एकता को बनाए रखा। तो यहाँ पर तो यही कहा जा रहा है कि जो पहला चैलेंज कि भारत को एक रखना, इतनी सारी डाइवर्सिटी है इनको एक सूत्र में पिरोए रखना बहुत बड़ी बात है। और ये शक बिल्कुल साबित भी होता है कब, जब भारत का क्या हो जाता है, पार्टीशन। सेकंड चैलेंज क्या था, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। कैसे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करें, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ध्यान रखना, भारत के जितने भी सिटीजन हैं उनको 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, 11th में आप पढ़ के भी आए होंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि भारत का जो संविधान है उसके पार्ट 3 में, ठीक है, उसके पार्ट 3 में 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। पहला है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किए हैं सभी भारतीय सिटीजन्स को। और साथ के साथ में राइट टू वोट भी दिया है प्रत्येक सिटीजन को, कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को उसका रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भारत ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चुना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं तो हम एमएलए को इलेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं तो हम एमपी को इलेक्ट करते हैं। तो ये जो एमपी और एमएलए होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। और यही एमपी और एमएलए जनता के बिहाफ में क्या लेते हैं, फैसले लेते हैं। तो भारत ने कौन सी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, और बेस्ड जो कि किस पर आधारित थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर आधारित थी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये फंडा आपको पता है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता होगा कि इसमें जो रियल पावर है वो किसके हाथ में रहती है, पीएम के हाथ में रहती है। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं भारत के, हमारी भारत की बात करें तो भारत में जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड रहते हैं गवर्नमेंट के। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट के प्रति क्या रहती है, रेस्पॉन्सिबल रहती है, पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहती है। ये भारत ने चुना। दीज फीचर्स इंश्योर डैट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो इसमें जो फीचर्स थे, कौन कौन से फीचर्स थे, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, राइट टू वोट मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। इससे क्या रहेगा, एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की भावना बनी रहेगी और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कंट्री काम करेगा। ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर द इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी तो होता है मगर ये सफिशिएंट नहीं है कि मतलब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाए। देखो हमारे पास संविधान तो था, अब संविधान होना ही काफ़ी नहीं है, संविधान होना ही काफ़ी नहीं है। काफ़ी क्या है, उसके लिए हमारे पास एक एक्सपीरियंस हो डेमोक्रेसी। अब देखो डेमोक्रेसी किसी भी देश में इस्टेब्लिश करना, डेमोक्रेसी को लंबे समय तक सस्टेन करना बहुत ही बड़ी बात है। आपको पता है डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में भी है, संविधान तो पाकिस्तान में भी है, मगर पाकिस्तान में आपको पता है कई बार मिलिट्री coup हो चुका है, कई बार उलटफेर हो चुकी है। मगर भारत आपको पता है जिस दिन से आज़ाद हुआ आज तक कोई भी मिलिट्री coup नहीं हुआ है, कोई भी मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी नहीं है कि अगर किसी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छी तरह से रन करेगी, यही सफिशिएंट नहीं है। चैलेंज तो ये था कि टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है ना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश करना ये बहुत ज़रूरी है। मतलब डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस का मतलब है कि एवरी 5 ईयर में इलेक्शन कराना, एवरी 5 ईयर में इलेक्शन जो हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, और ये इंश्योर करना कि सबको मतलब रूल ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, सभी को राइट टू इक्वलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है, लोगों को फ्रीडम है या नहीं है, उनकी फ्रीडम पर कोई किसी भी प्रकार का कोई
रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मतलब डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और इसका हमारे पास क्या नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था उस समय पर। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। हालांकि जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो हमें एक्सपीरियंस भी होता गया और इंडिया आज भी आपको पता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, और अच्छी तरह से सक्सेसफुली रन भी कर रही है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी नॉट ऑफ दी सम सेक्शंस। तीसरा चैलेंज ये था कि भाई चलो, पहला चैलेंज तो हो गया कि ये जो डाइवर्सिटी है इसको अकोमोडेट करना है। दूसरा चैलेंज हो गया कि देश में जो डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश करना है, डेमोक्रेसी के आधार पर मतलब हमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। अब तीसरा क्या था कि अब हम कैसे सभी का कैसे डेवलपमेंट करें, ये बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ था। देखो, हमारे भारत में दो प्रकार की मतलब दो प्रकार की सोसाइटी हुआ करती थी, एक तो थी मेजोरिटी वाली और एक थी माइनॉरिटी वाली। या दो प्रकार के ग्रुप्स हुआ करते थे, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। अब मेजोरिटी किसको कहेंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, और माइनॉरिटी किसको कहेंगे, जिसकी संख्या कम हो। तो आपको पता है हमारा जो हिंदू रिलीजन है ये मेजोरिटी में, और सिख, क्रिश्चियन और इसके अलावा मुस्लिम्स ये किस में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। तो हमारा जो संविधान है ना, उस संविधान में माइनॉरिटी के लिए भी फंडामेंटल राइट दे रखा है, और फंडामेंटल राइट का नाम क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके कल्चर को प्रिजर्व किया जाएगा, उनकी लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जाएगा, और जो माइनॉरिटी हैं वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। ये भी इसमें कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो देखो तीसरा चैलेंज क्या था कि पूरी सोसाइटी का क्या करना है, हमें डेवलपमेंट करना है और वेलबिंग करना है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात तो हमने दे दिया राइट टू इक्वलिटी, कि सब लोग हमारे सभी को मतलब इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कलर के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से क्या किया गया है, नकारा गया है, और कहा गया है कि सभी लोग मतलब जो लॉ है, लॉ की नज़र में इक्वल हैं, सभी लोग हर जगह पर इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। तो जब सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फीचर, और इसी के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, सभी का वेलबिंग कर पाएंगे। साथ के साथ में जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो पिछड़े हुए ग्रुप हैं, और जो रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं, इनके लिए भी प्रोटेक्शन का प्रोविज़न किया गया है। और इनके लिए प्रोटेक्शन का प्रोविज़न कहाँ पर किया गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में ये फंडामेंटल राइट दिया गया है। साथ ही साथ में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी सेट किए हैं, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट में DPSP। ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तो क्या किया है, सभी का मतलब भला हो उसके लिए फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। साथ ही साथ में स्टेट, जो हमारा जो स्टेट है, जो हमारी सरकार है, वो सरकार लोगों का भला कर सके, लोगों का वेलबिंग कर सके, लोगों का वेलफेयर कर सके, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ निर्देश दिए। क्या दिए, निर्देश दिए राज्य सरकार को, क्या राज्य को और केंद्र को भी कुछ निर्देश दिए। इन्हीं निर्देशों को क्या बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ध्यान देना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको पता होगा, हमने भारत के संविधान में बोरो किए हैं। कहाँ से बोरो किए हैं, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए हैं, DPSP। और ये DPSP जो हैं ये संविधान के पार्ट 4 में आते हैं। किस में आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं। पार्ट 4 में जो कुछ प्रिंसिपल्स हमने लिखे हैं अपने संविधान में, उनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और DPSP जो है इनको कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता, कोर्ट मतलब लागू नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो उनको कोर्ट लागू करता है, मगर DPSP ऐसी चीज़ है जिसको कोर्ट लागू नहीं कर सकता। और ये DPSP हमने कहाँ से लिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, मतलब आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिए। तो आप तो बस इतना ध्यान रखना, DPSP का मतलब है कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए गए जो स्टेट को अपनी गवर्नेंस में ध्यान रखने हैं, ताकि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो सके, मतलब सभी का वेलफेयर
वेलबींग हो सके, एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण किया जा सके। या फिर मैं और सिंपल भाषा में आपको बताऊं, DPHP कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप जब नियम बना रहे हो, कोई भी कानून बना रहे हो, तो इन गाइडलाइंस का फॉलो करो ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, समाज का वेलफेयर हो सके। जैसे इसमें कहा गया है कि जहाँ पर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जहाँ उन पर मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, मेल फीमेल को इक्वल वेजेस दिए जाएंगे, गांव में पंचायतें इस्टेब्लिश की जाएंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी इसमें कहा गया है। ठीक है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अब इन निर्देशों को माने ना माने वो स्टेट की मर्जी है, मगर ये क्यों दिए गए? ताकि हमारे देश का क्या किया जा सके, हमारी सोसाइटी का वेलबींग किया जा सके, अच्छा किया जा सके उनको। ठीक है, द रियल चैलेंज नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इनके बाद और क्या चैलेंजेस थे? एक चैलेंज था कि अब ऐसी पॉलिसी बनाना, ऐसी नीतियां बनाना जिससे भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके और भारत में जो पॉवर्टी है उसको एरेडिकेट किया जा सके। एरेडिकेट मतलब पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, इन 3 चैलेंजेस के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या है कि कुछ ऐसी पॉलिसी का निर्माण करना जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। तो आपको पता है इसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, और फिर वो क्या बनाते थे? 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। और 5 ईयर प्लान्स किस लिए बनाए गए थे? ताकि फटाफट देश में क्या कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। द इश्यू ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी बिकेम द प्राइमरी चैलेंज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि देश की एकता को बनाए रखना, देश की सिक्योरिटी को बनाए रखना। देश को सिक्योरिटी को बनाए रखना मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके खतरे से भारत को बचाए रखना और देश की एकता को बचाए रखना। ये बहुत बड़ा हमारा क्या था? प्राइमरी चैलेंज था भारत के सामने। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए कि भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। जब भारत आज़ाद हुआ था, इंडिया एक न्यूबॉर्न कंट्री था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार डेमोक्रेसी हमारे हाथ में आई थी, पहली बार हमें देश को रन करना था, कोई हमारे पास मतलब जीरो एक्सपीरियंस था। इस सिचुएशन में भी भारत ने, आपको पता है, इतने सारे चैलेंजेस होते हुए भी आज की डेट में हम बात करें तो आपको पता आज की डेट में भारत मतलब एक इमर्जिंग इकोनॉमीज में इसको काउंट किया जाता है। और आपने एक रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि 2030 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और आज की डेट में हमने कितना अचीव किया है वो आपके सामने है। ठीक है, तो ये इतने सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने जब हम आज़ाद हुए थे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपके जितने भी सुझाव हैं, जितने भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट करके बता सकते हो। ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। सो थैंक यू सो मच। और वंस अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2021।